ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के 5वें लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। 5th लेक्चर्स करेंगे और इसमें हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन से या कंसेप्ट से यूनिक है। ठीक है, ऐसे अगर बोला जाए बोर्ड्स के लिए या स्कूल्स के लिए तो बेसिक्स प्रोबेबिलिटी हम लोगों का खत्म हो गया, लेकिन क्वेश्चंस का कोई अंत होता नहीं है। क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और एक्चुअली हम लोग कंसेप्ट ही सीखते हैं। बट मुझे लगता है कि मैंने जितना भी कंसेप्ट सिखाया है, अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर दें तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 क्लास और चाह रहे हैं कि 2 क्लास अगर और ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी का तो हम लोगों के लिए बेटर होगा। चलिए एक सिमिलर क्वेश्चन से ही हम लोग बैक के क्वेश्चन से बढ़ते हैं और फिर काफी क्वेश्चन हम लोग चेंज करेंगे। आज का क्लास बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। Bag A contains 6 red and 5 blue balls। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा ये प्रीवियस से। एंड बैग बी, देखिए 2 बैग तो हम लोग कल भी ले रहे थे, मतलब पिछले क्लास में। एंड बैग बी कंटेन्स 5 red and 8 blue balls। चलिए, a ball is drawn a ball is drawn a ball is drawn from bag A from bag A and without seeing its color, without seeing its color, it is put into it is put into bag B। then उसके बाद क्या करेगा? then a ball is drawn then a ball is then a ball is drawn at random from bag B find the probability find the probability that the ball drawn is the ball drawn is blue in color। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है? देखिए 2 बैग है, हम थोड़ा सा फिर से पढ़ देते हैं और हल्का हल्का काम कर देते हैं। बैग ए है, बैग ए कंटेन 6 रेड है एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक दूसरा बैग है बैग बी कंटेन्स 5 रेड एंड 8 ब्लू बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, एक बॉल जो है ना आप यहां से निकालो बैग ए से। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर इट इज पुट इनटू बैग बी, और उस बॉल को आप इसमें पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बिग, तब उसके बाद यहां से बॉल निकालो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लू इन कलर, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि बॉल आपका ब्लू कलर हो? दिस इज अ क्वेश्चन। सीधा सीधा कहानी यही है कि 2 बैग में कुछ कुछ बॉल पड़ा हुआ है। एक बॉल को यहाँ निकालो बिना कलर देखे, मतलब आप हाथ डाले बॉल निकाले, अब बिना देखे कि बॉल किस कलर का निकला है दूसरे बैग में डाल दिया। उसके बाद अब आपसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है जब यहां से हम एक बॉल निकालें, ठीक है, तो वो बॉल ब्लू कलर का हो। एक क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे उम्मीद है? देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले दिन से, अगर क्वेश्चन पे आया तो पिछले दिन के क्वेश्चन में होता क्या था कि हमारे पास 2 बैग होते थे और उनसे अलग अलग हम लोग बॉल निकालते थे, इनसे कुछ बॉल और इनसे कुछ बॉल। बट ये फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कर रहे हैं, यहां से निकाल के यहां डाल रहे हैं, उसके बाद निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा काम को बढ़ाएं। देखो सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले तुमको करना सिलेक्शन नहीं होगा। बैग सिलेक्शन क्यों नहीं होगा?
क्योंकि आपको पता है कि पहले काम इस बैग में करना है, ये बात आप जानते हो। तो यहाँ पे दो घटना घट सकता है, हो सकता है वो रेड निकल जाए, पॉसिबल है ना, बॉल जो है हो सकता है कि रेड निकल जाए, या हो सकता है कि जो बॉल है वो आपका ब्लू निकल जाए, ये पॉसिबल है। एक ही निकालना है। बैग A contains 6 red and 5 blue balls and bag B contains 5 red and 8 blue balls. A ball is drawn from bag A and without seeing its color it is put into bag B. Then a ball is drawn at random from bag B. Find the probability that the ball drawn is blue in color. यहाँ पे दो केस बनेगा। पहला केस जब हम लोग ड्रॉ होगा रेड कलर या ब्लू, कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि इससे रेड निकला होगा। सेलेक्टिंग a red ball from bag A, हम ये मान लेते हैं। तो बैग ए में रेड कितना है 6, तो 6 में से कोई एक निकलेगा और टोटल कितना है 11। क्लियर है। इसके बाद क्या करेगा, इसको आप यहां डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, तब रेड अगर आप मान के चलो तो एक बॉल यहां बढ़ जाएगा। क्लियर है। तब उस केस में क्या होगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी ये था। अगर एक प्रोबेबिलिटी हम लोग और लें, ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ओके, फ्रॉम बैग बी। तो उस केस में देखिए क्या होगा, अगर आप यहां से ब्लू बॉल निकालिएगा, ओके, ध्यान दिया, अगर यहां से आप ब्लू बॉल निकालते हैं तो उस केस में कितना होगा 8 है, लेकिन देखिए टोटल में चेंजेस हुआ है, अब 8 और 6 हो जाएगा, मतलब आपका ये हो जाएगा 14। क्लियर है। कोई दिक्कत कहीं पे भी किसी भी टाइप का। तो अब देखिए, अब ये दोनों घटना एक ही बार में हुआ है, तो राइट आंसर होगा 6/11 इंटू 8/14। अरे पहले यहां से निकालेंगे, फिर यहां पुट करेंगे, फिर निकालेंगे, काम अब ना कंप्लीट हुआ। काम कंप्लीट कब होगा, जब यहां से आप निकालें, यहां पे पुट किए, अब यहां से निकाल लें, तब मेरा काम कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब ये होगा। लेकिन इसी काम को एक और तरीके से क्या आ सकता था, इसी काम को एक और तरीके से क्या आ सकता था, क्या तरीका था भाई, वो तरीका था कि पहले वाले से रेड ना निकल के ब्लू निकलता। अब मेरे को क्या पता कौन सा कलर निकला, हो सकता ब्लू निकलता, और दैट केस में देखिए कितना होता है 5/11। अब जब अगर आप बॉल यहां पे डालते तो ब्लू में एक बढ़ता, तो इस बैग से रेड आने का क्या चांस है 5, रेड तो 5 ही, रेड तो बढ़ा नहीं है, लेकिन टोटल बढ़ गया है, टोटल 14 हो गया। तो मतलब ये काम दो तरीके से हो सकता था, ठीक है, ओके। कोई डाउट है कहीं पर भी किसी भी टाइप का, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ तो गलती, हाँ ओके, यहाँ पे गलती है, ध्यान देगा। यहां से आप रेड निकाल लें, सॉरी, यहां से आप ब्लू निकाल लें, ब्लू निकाल लें तो कितना हो रहा है 5/11, बट यहाँ पे बढ़ जा रहा है, यहां से हमको कौन सा चाहिए, ब्लू ही चाहिए, तो दैट केस में 9/14 था। कुछ गलती हुआ है क्या हम लोग से, नहीं ना, पहले वाले का केस में। It is put into bag B, then a ball is drawn at random from bag B. Final property that the ball drawn is blue in color. Okay, ठीक है। यहां से आप क्या निकाले रेड, तो 6/11, इसको फिर यहां डालें तो आपको क्या हो गया, रेड बढ़ गया, तो 6 हो जाएगा, 6 और 8 14, ठीक है, तो निकलने का 8/14। एक केस ये पॉसिबल था। दूसरा क्या था, अगर यहां से मान ली ब्लू ही निकला तो 5/11 ब्लू निकलने का, अब इसको जब डालेगा तो ब्लू बढ़ जाएगा, यहां से ब्लू ही निकालना है, तो इस बार ब्लू 9th हो गया, तो 9/14। अब दोनों को क्या करेगा, ऐड कर लेगा, 6/11 इंटू 8/14 प्लस 5/11 इंटू 9/14। दिस इज द आंसर। मतलब इस काम को हम दो तरीके से कर सकते थे। ये केस 1 था अगर ब्लू निकलता था, सॉरी रेड निकलता था, और ये केस 2 है अगर ब्लू निकलता था।
क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट में कहीं पर किसी को कोई दिक्कत कहीं पर भी? क्वेश्चन ठीक ठाक था, पिछले दिन से थोड़ा सा अलग था, ज्यादा अलग नहीं किए थे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करें? मिटा देते हैं इसको। देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। शुरुआत में तो हम थोड़ा सा इजी रखेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि यहां से भी स्विच करना है क्लास की, हाँ ठीक है प्रोबेबिलिटी, तो स्कूल्स के लिए हमने प्रायोरिटी काफी कर लिया है, स्कूल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आप आर एस और आर डी शर्मा वगैरह बना रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो स्टैंडर्ड या स्तर नहीं है, ठीक है, जो आपको दिक्कत डाले। देखिए अब जो प्रायोरिटी का मामला ये आएगा ना कि अब जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो उसका रीजन कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि जो जिस कंटेंट में हम लोग बात कर रहे हैं शायद आपको वो पता ना हो, जैसे हो सकता है परमोटेशन का नॉलेज में कहीं कमी हो, या किसी और चीज का हम प्रायोरिटी पूछें आपको वो कंटेंट ही नहीं पता हो, तो उससे दिक्कत आ सकता है। लेकिन चलिए हम लोग फिर भी आसान क्वेश्चन से बढ़ेंगे कि ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक बहुत इजी क्वेश्चन से बढ़ते हैं, और बहुत जगह पे ये क्वेश्चन दिखता भी है, हो सकता है कि आपके आर डी शर्मा में भी हो। A 7-digit telephone, a 7-digit telephone number is dialed where first first five digit are known, ठीक है। It is also known, it is also known that last last two digit are different, are different. These are different. What is the probability? What is the probability? What is the probability? What is the probability that correct number is dialed? Number is dialed. This is a question. ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ो कम से कम एक बार ठीक से। बड़े बनेगा, बन गया। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिएगा तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। क्वेश्चन क्या बोला था कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ए 7-digit टेलीफोन नंबर, कोई 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। A 7-digit telephone number is dialed where first 5 digit are known. अच्छा ये जो 5 डिजिट शुरू का वो आप जानते हो, ठीक है, ये 5 डिजिट आप जानते हो। और आपको एक बात हम आपको बताए थे कि जो प्रोबेबिलिटी है ये आप जान रहे हो, ये जान रहे हो, ये जान रहे हो, ये जान रहे हो। देखो क्या बोलता है, वेयर फर्स्ट 5 डिजिट आर नोन, इट इज ऑल्सो नोन दैट लास्ट 2 डिजिट आर डिफरेंट। ओके, ये पता है कि लास्ट डिजिट जो डिफरेंट है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट करेक्ट नंबर इज डायल्ड? क्या प्रोबेबिलिटी है करेक्ट नंबर डायल्ड होने का? देखिए अब जैसे कभी कभी आपके साथ होता है, ध्यान दीजिएगा कि आप आजकल तो 9, 10 और 11 डिजिट का नंबर आने लगा, बट ठीक है इसी पे सोचते हैं। कोई 7 डिजिट का नंबर है और आप शुरू के 5 नंबर आपको कंठस्थ याद है, जो भी हो 2235 या 22235 कुछ भी इस तरह का, वो आपको याद है, लेकिन लास्ट 2 डिजिट आपको याद नहीं आ रहा है। लास्ट जो 2 डिजिट है वो आपको याद नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप किसी को कॉल लगाना चाह रहे हो, लेकिन आपको इतना याद है कि वो लास्ट 2 डिजिट ना अलग है, डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है, 22 नहीं है, 55 नहीं है। अगर 2 है तो दूसरा 5 होगा, अलग है दोनों डिजिट। तो आपसे पूछ रहा है कि आप अगर मान लीजिए कि आप किसी को कॉल लगाने की कोशिश करें तो शुरू का 5 डिजिट तो आप सही डायल कर लेगा क्योंकि आपको पता है, लास्ट के बारे में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है कि दोनों अलग है। तो कैसे करिएगा? सिंपल से देखिए किस तरह से करिएगा। तो पहले आप ये सोचिए कि यहाँ पे कितना सैंपल तैयार हो सकता है। इस जगह को आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 वेज, 0 से 9 कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। और इस जगह को कितने तरीके से भरिएगा? 9 वेज, क्योंकि कोई एक नंबर तो यहाँ यूज होगा। तो मतलब आपका जो सैंपल है वो होगा 90 और 90 सैंपल होगा जो यहाँ पे भराएगा 2 डिजिट का। लेकिन सही तो कोई एक ही होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट करेक्ट नंबर इज डायल्ड? तो भैया एक ही नंबर ना होगा, जो भी होगा यहाँ पे एक ही पेयर ना होगा, तो यानी कि 1/90 इज द राइट आंसर। किसका सही था? सोच पाए? खेला वही है, एनी बाय एनएस, इवेंट बाय सैंपल। बस आप सोच पाते कि नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि ये 2 क्लास आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा आने वाले टाइम में। देखिए क्वेश्चन का कोई अंत नहीं होता है, हम रिपीट कर दे रहे हैं इस बात को। ये 9-10 वाला क्लास नहीं चल रहा है कि हाँ 20-25 क्वेश्चन किए हैं चलो हो गया चैप्टर्स खत्म। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत हैं, अगर चाहें तो 100 करा सकते हैं, सिर्फ इसी कर सकते हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट डेवलप करना है, कहीं पर भी आपको इतना क्वेश्चन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, हर जगह का अपना एक मजबूरी होता है, कोर्स को टाइम पे खत्म करना, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, तो एडिट तो खैर हर जगह होना है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बनता है ना। चलिए क्वेश्चन है, देखा जाए। ये सब क्वेश्चन हम पहले ऐसे कराए हैं, देखते हैं आप कैसे काम करते हो इस पे। A coin is tossed. A coin is tossed. बर्थडे वगैरह भी आप लोग हम बनाएंगे, चिंता मत करिएगा ना। 10 times. A coin is tossed 10 times. Find probability. Find probability that 6H and 4 tail appears. This is a question. This is a question. A coin is tossed 10 times. Find probability that 6H and 4 tail appears. जैसे एक इजी क्वेश्चन रखते हैं, शायद आपको वहां से और आसानी से समझ में आ जाए। A coin is tossed. A coin is tossed 3 times. देखिए क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, टाइम कम है, तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी। और हम आप लोग को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं, मतलब जो जो क्वेश्चन हमको कराना चाहिए, कुछ कुछ तो हम नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि मुझे ध्यान है कि हम किन लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा 11th वालों को दिक्कत हो जाता है, नॉलेज का कमी होता है थोड़ा सा, बहुत सारी बात नहीं जानते हैं। तो इस बार तो ऐसे भी स्थिति थोड़ा सा अलग है, बच्चे कम पढ़ रहे हैं इस बार। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, इसी में क्वेश्चन में आते हैं। कोई कॉइन है आप जिसको आप 3 बार फेंक रहे हो। अब देखो अगर किसी कॉइन को आप 3 बार फेंकोगे तो नंबर ऑफ सैंपल कितना बनेगा? 2 दी पावर, ठीक है, क्यूब, यानी 8 बनेगा। अरे ऐसी ना बनेगा, एच 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 ऐसी ना बनेगा, इसी टाइप का बनेगा। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अरे एक ही बार में तीनों फेंको या 1 बाई 1 फेंको, बात बराबर होता है, तो सैंपल कितना होगा? 8 होगा। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले सैंपल पे काम किया करिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड एंड 1 टेल। कुछ मत करो, 2 हेड लिख दो और 1 टेल लिख दो। 2 हेड और 1 टेल आने का क्या चांस है? तो दिस इज फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2। ओके, यही ना। इसको आप अरेंज भी तो कर सकते हो, जरूरी कि ऐसे ही आए।
ऐसा भी तो आ सकता था, ऐसा भी तो आ सकता था। तो कितना, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 यानी कि 3। देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए लेना कि इसका डाटा आपको पता है, अब डाटा लिख के भी काम कर सकते हो, लेकिन हर बार डाटा लिखना आसान नहीं है। यहाँ पे 8 ही था सैंपल में, तो आप देख के भी बता देते, 8 लिख लेते और इसमें देख लेते कि 2 हेड और 1 टेल वाला कौन है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है 3/8। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में आते हैं। ए कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, मतलब 10 कॉइन है, आप उसको एक बार में फेंक रहे हो, तो 2 दी पावर 10 सैंपल बनेगा। देखिए कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पर बेस बना के हम कुछ और क्वेश्चन देंगे आपको। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 6H 4 टेल अपीयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हेड 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 हेड, 6 टेल 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 टेल। चलिए आगे। A coin is tossed 10 times. Find probability that 6H and 4 tail appears. क्या प्रोबेबिलिटी है 6 हेड और 4 टेल आने का, खुद बताइए। क्या इसी सिनेरियो में आएगा कि अलग अलग सिनेरियो भी हो सकता है? जैसा हम बोर्ड पे लिखे हैं इसी तरह से सिर्फ आएगा क्या? अगर हम 10 कॉइन को एक बार ऐसे करके फेंक दें तो जब नीचे गिरेगा तो क्या ऐसे सिनेरियो होगा कि 6 हेड लगातार दिख जाए फिर 4 टेल? ऐसा तो नहीं होगा, अलग अलग सिनेरियो हो सकता है। 3 हेड हो, कुछ टेल हो, फिर हेड हो, फिर कुछ टेल हो, मतलब बहुत सारा है। तो कितना कितना सारा पॉसिबिलिटीज है, देखो ध्यान से। फैक्टोरियल 10 को अरेंज कर लो, ये फैक्टोरियल 6 हुआ और ये फैक्टोरियल 4, कितना होगा देखिए, होगा। तो यानी कि अच्छा, इसको एक और चीज हम आपको सिखाए थे, इन दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर वाला आ जाता है। तो इसको आप ये लिख सकते थे, देखिए तो 10C4 या 10C6। देखिए ये अपने लिखा गया, हम लिखने का कोशिश नहीं किए थे, ये अपने लिखा गया। हम तो ये लिखने गए थे, हम तो ये लिखे थे कि इसको फैक्टोरियल 10 में से अरेंज कर सकते हैं, और ये हेड हेड को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि दोनों एक ही है। अगर ये इसके जगह पे उठ के चला जाए, ये इसके जगह पे उठ के चल जाए, तो कोई बता नहीं पाएगा कि गया है। तो यानी कि फैक्टोरियल 10 में फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 ही होता। लेकिन इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अपने आप लिखे, कॉम्बिनेशन हमको यूज करने की कोशिश जरा भी नहीं की थी, ये तो अपने लिखा गया। इसको आप 10C4 भी बोल सकते हो, 10C6 भी। ध्यान रखना होता है दोनों का सम खाली ऊपर वाला। तो यानी कि अगर हम ऐसा लिखे तो कुछ गलत है, बोली तो। ऐसे किसी को ये ज्यादा अच्छा लगेगा, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4 बाई टू दी पावर 10, और फिर ये लाइन लिखे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि ये लिखने में बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता कि यार ये क्या हुआ। ठीक है, बन गया ये क्वेश्चन, आसान था ना, आसान था। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे कर देता, एक कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, बताइए 4 हेड और 4 टेल आने का क्या चांस है? ऑफ कोर्स 4 हेड लिख लो, 4 टेल लिख लो, कितना हो जाएगा पहले आप देख लो। 8 बार करो तो टू दी पावर 8 सैंपल। इसको क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते थे। 4 हेड और 4 टेल आने का कितना चांस है, इतना ही चांस है। तो इसको अगर आप तुम चाहो तो 8C4 बाई टू दी पावर 8 लिख सकते हो। चलो हम फिर से इस क्वेश्चन में आते हैं और कुछ और बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ और समझाने का कोशिश किया जाए यहाँ से। इसको तो मिटाइए, तो इसको अभी जरूरत नहीं है, इसे पूरा साफ कर दे रहा है। चलो चलो एक चीज दिखाते हैं हम आपको। मेरे पास 10 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो बोलने यार उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास कोई कॉइन है, 10 कॉइन है, तो ऑफकोर्स टू दी पावर 10 इसका क्या होगा, सैंपल होगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 6H 4 10 अपीयर्स। देखो अब सिंपल सा बात समझो भाई, जब ये गिरेगा तो 10 जगह लेगा, जब 10 कॉइन नीचे जमीन पे गिरेगा तो 10 जगह लेगा। 10 जगह में 6 जगह पे क्या आएगा, हेड। ये ना पूछ रहा है कि 6 हेड आने का क्या चांस है, तो 10 जगह में वो 6 जगह लेगा, तो वो 10 में से 6 कोई भी ले सकता है, कोई भी जगह ले सकता है। तो यानी कि 10 में से कोई भी 6 जगह ले सकता है, और जो बाकी जो जगह बचेगा वहां टेल आ जाएगा। बन गया। अब जैसे मान ली ये जगह लिया, ये जगह लिया, ये जगह लिया, ये जगह लिया, ये जगह लिया और ये जगह लिया, लेकिन ये आपस में अरेंज तो नहीं ना कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता बताओ,
क्योंकि सेम है दोनों। हेड हेड को रिप्लेस करके क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो देखो ये 6 जगह मान लो वो चुना है, लेकिन ध्यान दो ये आपस में रिप्लेस नहीं हो सकता ये जगह। अब जो रेस्ट जो जगह बचता है वहां पे टेल होगा, जैसे ये वाला जगह बचा, यहाँ पे टेल हो गया, ये जगह तो चुना हुआ है, टेल हो गया, टेल हो गया, टेल हो गया। अब खुद बताओ क्या ये टेल टेल को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो मतलब इससे कितना आंसर आएगा, 10C6 ही तो आएगा। मतलब एक सोच दिखाए हम आपको, एक सोच दिखाए। अगर आपसे कोई ये बोलता कि बताइए 10 टाइम्स आप कॉइन को फेंक रहे हो, तो बताओ 8 हेड और 2 टेल आने का क्या चांस है? तो आप इसको 10C8 लिख सकते थे। 10 में से 8 जगह, 10 में से 8 जगह हेड का होगा और रेस्ट में ऑटो टेल चल जाएगा। अच्छा लग रहा तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा तो लिखो ऐसे 3 4 5 6 7 8 टेल टेल। अब क्या करोगे? अब ध्यान दो, अब इसको लिख सकते थे फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड दिस इक्वल टू 10C8 या 10C2, ये आपकी मर्जी। इसको उल्टा भी सोच सकते थे कि हम 4 जगह, जैसे इसको हम 10C4 लिख सकते थे, उल्टा भी सोच सकते थे कि ये जो टेल है वो 4 जगह चुनेगा, रेस्ट में 6 जगह पे हेड चल जाएगा, कोई एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सब आइडेंटिकल है। तो इस केस में कितना होता है 10C8 बाई टू द पावर 10। अब तो इजी हो गया बताना। नहीं, अगर आपसे कोई बोलता है 3 हेड और 7 टेल आने का क्या चांस है, तो 10C3, 10 में से 3 जगह ये लेगा एंड टू द पावर 10। ये अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो फिर आप क्या करोगे, वही जो हम बताएं कि फैक्टोरियल, आप क्या करो फैक्टोरियल 10, 3 हेड है, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 7, उसके बाद लिख लो। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि वो देखिए कॉम्बिनेशन में पहला क्लास थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाए थे हम, वो सब देखिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं हर हाल में, लेकिन फिर भी हम हर बात समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं इस बार बाइनोमियल ये लोग क्यों हटा दिया, उसका एक नुकसान है तो थोड़ा है, क्योंकि थोड़ा जानने पे क्या होता है कि इजी पड़ जाता है हम लोग को और भी कुछ कोई भी चीज बताने में। उम्मीद करते समझे होंगे आप, है ना। चलिए थोड़ा सा हम आपको कुछ और दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड एच टाइम 10 टाइम्स कर देते हैं। चलिए ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट HR in majority। HR in majority, समझ में आ रहा है? मतलब आप बताइए कोई कॉइन को आप 10 बार फेंक रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि H मेजोरिटी में आए, HR in majority। दैट केस में देखिए क्या होगा, समझने की कोशिश करिए। मेजोरिटी में कब होगा, जब 10 में से 6 जगह हेड आ जाए, 10 में से 6 जगह हेड आ जाए। 10 में से 5 आएगा तो 5 टेल भी तो आ जाएगा। 10 में से 7 जगह अगर मान लीजिए हेड आ गया, 10 में से 8 जगह मान लीजिए आपका ये आ गया, 10 में से मान लीजिए 9 जगह आ गया और 10 में से 10 जगह आ गया बाई टू दी पावर 10। सहमत है इससे? अब समझ में आया इतना मेहनत क्यों कर रहे थे कॉम्बिनेशन में? उससे टिपिकल क्वेश्चन ये है, लेकिन कितना आसानी से बना लिए, देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ ना, कुछ बोला करिए, थोड़ा बहुत तो बोला करिए कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
इक्वालिस टॉस, देखिए अगर किसी का पीछे वाला क्लास छूटा है तो बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। बस आप 10th वाले क्लास को ध्यान में रखिए, एनी बाय एनएस, इवेंट बाय सैंपल, फिर दिक्कत नहीं आएगा। अब बहुत दिमाग में ये लेके बैठेगा कि अच्छा अच्छा पिछला क्लास तो मेरा छूट गया है, तो फिर दिक्कत है। अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। देखिए बहुत मुश्किल होता है कई बार समझाना चीज को, ठीक है। A coin is tossed, a coin is tossed 11 times, 11 times. Find probability, okay, that HR in majority, HR in majority. देखिए एक कंसेप्ट है जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए, थोड़ा सा फायदा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 10-15 मिनट, लेकिन एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आप तोड़ते हो ना फॉर्मूला 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स पावर होल 4, ये सब तोड़ते हो ना, उसी तरह से एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स पे होल पावर एन, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2, होता है बाबू, अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, फिलहाल होता है, बस इतना ही हम बोलेंगे। ये बाइनोमियल का कंसेप्ट है, बेसिक्स कंसेप्ट है बाइनोमियल का। ऐसा आप यहाँ लिखते हो ना 2 में 2C0 2C1x, आप बोलोगे हम ऐसे तो नहीं लिखते कभी, ऐसे नहीं लिखते हो तुम लोग कभी। तुम लोग क्या लिखते हो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तुम लिखते हो 1, पता नहीं बाइनोमियल में मेरा इतना हाथ बैठा हुआ है ना कि थोड़ा सा दिक्कत हमको सीधा तरह से लिखने में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी 2AB प्लस बी, यही लिखते हो ना। नोटिस करो तो 2C0 का वैल्यू कितना होता है 1 1, 2C1 का मतलब कितना होता है 2, 2C2 का मतलब होता है 1, आया। सेम प्रोसेस में होता है 3C0 प्लस 3C1x प्लस 3C2x स्क्वायर प्लस 3C3x क्यूब, जब इसको खोलोगे ना तो 1 प्लस एक्स के होल क्यूब का फॉर्मूला खुल जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी, 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर प्लस, जब इसको आप खोलिएगा तो 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, और जब इसको भी आप ओपन करिएगा तो वही होगा, देख भी सकते हो, बड़ा चीज नहीं है। 3C0 का वैल्यू 1, 3C1 का मतलब 3 होता है तो 3x, 3C2 जो होता है ना 3C2, इसको 3C1 लिखते हैं तो ये भी 3 ही होता है तो 3x स्क्वायर, और 3C3 जो होता है ना वो 1 होता है तो x क्यूब। मतलब बहुत आसान होता है इस तरह से लिखना अगर थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज हो तो, ठीक है। बट हम सिर्फ आपको दिखाएं कि जो हम लिख रहे हैं वो सही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये जो लिखा रहा है ना इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, NC0 NC1 NC2 NC3। देखिए ये सब बेसिक चीज है, अब किसी भी रीजन से अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो इस बार का सिनारियो अलग है या जो भी, तो नुकसान तो हो ही जाता है बहुत जगह पे, जहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है वहां पे नुकसान होने लगता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और यूनिक चीज हम आपको दिखाते हैं, हम ऐसे उस फॉर्मूला को यूज किए हम आपके लिए, पुट x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 पे पावर, जहां जहां x है वहां पे 1 रख दो, NC0 प्लस NC1 NC2 NC3 एंड लास्ट में NCn। याद करिए तो ये वैल्यू हम यूज किए कभी, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड प्लस NCn एंड दिस इक्वल टू द पावर n, यूज किए, लिखे हैं ये वैल्यू हम लिखे हैं आपके लिए पहले भी। देखिए कहां से आ रहा है वो देखिए, अब लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। देखिए इस ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आपको समझना है ना तो ये समझना बहुत जरूरी है जो हम समझाना चाह रहे हैं। बोलेगा वो तो आसान है तो हम बना ही लेंगे, ऑफकोर्स आप बना लीजिएगा, लेकिन जो हम बोलना चाह रहे हैं शायद वो आप नहीं समझ पाइएगा, तो उसके लिए आपको ये समझना पहले जरूरी है। हम आपको क्लास के शुरू होने टाइम ही बोल दिए थे
कि आप प्रोबेबिलिटी के कारण नहीं फंसेगा, कुछ रीजन और अलग होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहां देखते हैं, यहां तक क्लियर है कंसेप्ट। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम फिर से कुछ और दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों को मिटाना चाहते हैं, इसको और इसको मिटा देना चाहते हैं, मिटा दे। चलिए समझ में आया? ओके चलिए, अब जो बोले यार उस पर ध्यान देगा। जिस तरह से हम x का वैल्यू 1 पुट किए हैं उसी तरह से हम x का वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। अब क्या होगा ध्यान से देखिए, 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, ऐसे होगा। क्लियर है? एक बात और नोटिस करें आप, अब क्या करो, ये जो ऑड वाला दिख रहा है nc1 nc3 उसको उठा के इधर ले आओ, ध्यान दोगे तो nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, इस तरह का रिजल्ट इक्विवेलेंट है nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इसके। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को पता चला कि देखिए बहुत टफ नहीं है, कहां से आया कैसे आया वो हम दिखा रहे हैं वो। मतलब ये जो है ना, ये एक एक छोड़ के का जो कोफिशिएंट होता है ना वो इसके इक्वल होता है। मतलब आप ध्यान दो, ये ऑड वाला इवन के बराबर होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां से हम लोग देख सकते हैं, क्या देखिए अभी अभी आप पढ़ रहे थे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn इज इक्वल टू द पावर n। अभी काम करो तो जो इवन वाला उसको एक साथ कर लो, तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 ये वो, और ऑड वाला को एक साथ कर लो nc1 nc3 nc5 हो गया, एंड दिस इक्वल टू द पावर n। अब देखो, अब इसका वैल्यू या किसी एक का वैल्यू उठा के पुट कर लो, तुम किसी का भी, इसके बदले में ये या इसके बदले में ये पुट कर लो। नोटिस करो, इसके बदले में हम ये रख दे रहे nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, ओके, एंड प्लस nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 is equal to the power n, and this is equal to 2 times of nc1 plus nc3 plus nc5 is equal to the power n। जगह कम पड़ी है, लेकिन अब आप इसे बोल पाओगे कि nc1 का जो वैल्यू है, nc3 का वैल्यू है, nc5 का जो वैल्यू है, देखिए ये 2 को आप इसके नीचे रख कर दो तो टू दी पावर n-1 आएगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वैल्यू का आधा हो गया है? अरे बाई 2 लगाए ना, इसी पे तो बाई 2 लगाए थे। क्लियर है? तो यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो आएगा टू दी पावर n-1, चाहे इसका चाहे इसका। पता नहीं आप लोग कितना बात समझ पाए हैं इसमें। आ गया, मिटाएं इसको, क्लियर करें। देखिए 2-3 बेसिक्स बात सीखे हैं कि बताते हैं फिर से क्या सीखे यहां से। थोड़ा बहुत आइडिया तो आ रहा होगा कि बायनोमियल पीछा नहीं छोड़ रहा है, नहीं, वो कहीं ना कहीं अपना आ ही जा रहा है। खास के प्रोबेबिलिटी में मिलता है, 12th में बहुत है। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या सीख के निकल रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं, ब्रीफ कर देते हैं। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, देखिए यही मेन सीखेगा, ये रिजल्ट पहले भी यूज किए। आज हम लोग ये जाने के रिजल्ट आया कहां से। इसके बाद हम लोग इसी के हेल्प से एक और रिजल्ट यूज किए, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 इज इक्वल टू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इज इक्वल टू द पावर n-1, मतलब आधा, हाफ। क्लियर है? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज हम आपको दिखाएं, देखिए तो a प्लस बी के होल क्यूब को खोलते हैं पहले। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब।
एक और लिखते हैं, शायद तब आपको और समझ में आएगा। a प्लस बी होल पावर 4 a टू द पावर 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। कई बार लगता है ये क्वेश्चन को हमको स्विच कर जाना चाहिए था, एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत है। नोटिस करिए तो देखिए ये एकदम मिडिल है आपका, मिडिल है, दो इधर दो इधर, और कॉफिशिएंट का सम देखिए तो 4, यहां भी कॉफिशिएंट का देखिए तो 4। क्लियर है? यहां भी ये मिडिल बन रहा है, ध्यान देगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा दिक्कत यहां पे आ रहा है। एक चीज नोटिस करिए, यहां पे एक ऐसा टर्म है जहां पे ए पे भी सेम पावर है और बी पे पावर सेम है, बट यहां नहीं दिखेगा आपको बस। ठीक है? ठीक है, हम बोलना क्या चाह रहे हैं आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड 11 टाइम्स, एक कॉइन को आप 11 बार फेंक रहे हो। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एच आर इन मेजॉरिटी, एच आपका मेजॉरिटी में आना चाहिए। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 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 देखिए हम लोग 4 कॉइन लेते हैं सपोज, यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया और मिलेगा। जैसे हम 4 कॉइन लेते हैं, तो 4 कॉइन लीजिएगा तो ये आ सकता है, 3 हेड आएगा और 1 टेल आएगा, 2 हेड आएगा 2 टेल आएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 हेड आएगा और 3 टेल आएगा, और ध्यान दीजिएगा चारों टेल आएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे, देखिए आप 4 कॉइन लिए तो ऑफ कोर्स टू दी पावर 8 यानी कि 6, टू दी पावर 4 यानी कि 16 सैंपल होगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि चारों हेड आने का क्या चांस है, तो आप क्या बोलेगा? 1/16। चारों टेल आने का क्या चांस है, तो बोलेगा 1/16। आपसे कोई ये पूछा कि 3 हेड और 1 टेल आने का क्या चांस है, तो आप बोलेगा फैक्टर 4 बाई फैक्टर 3 इंटू फैक्टर 1, मतलब कि 4c3 यानी कि 4c1 यानी कि 4। देखिए कैलकुलेशन कितना तेजी से करते हैं वो आप देख लो, या आप पे निर्भर करता है। हम धीरे धीरे दिमाग में आपको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4/16, यहां भी सेम केस होगा 4/16। और देखिए 2 हेड और 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल, ये हो गया फैक्टर 4 बाई फैक्टर 2 इंटू फैक्टर 4c2 यानी कि 4 इंटू 3 बाई फैक्टर 2 यानी कि 6, 6/16। ऊपर वाला जोड़ लो, 16 के बराबर आ गया होगा। 6 4 10 11, 11 4 15 1 16। अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी हम एक और दिखाएंगे उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? अगर हम ये 5 कॉइन ले लें, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इस केस में आइए, ध्यान दीजिएगा ना, इस केस में आइए, तो 1 2 3 4 5 है, तो टू दी पावर 5 सैंपल, पांचों हेड आने का क्या चांस होगा? 1/32। 4 हेड और 1 टेल आने का क्या चांस है? फैक्टर 5 बाई फैक्टर 4 इंटू फैक्टर 1, 5c1 यानी कि 5, यानी कि 5/32। सेम प्रोसेस में यहां भी 1/32 और 5/32 आएगा। अब देखिए 3 हेड और 2 टेल, 3 हेड और 2 टेल, मतलब फैक्टर 5 बाई फैक्टर 3 बाई फैक्टर 2, दिस इक्वल टू देखिए 5c2 यानी कि 10, 10/32, ये भी 10/32 ही आएगा। अब देखिए, अब जो हम बोल रहे हैं यार उसमें ध्यान दीजिएगा। अब जो बोले अब हम शायद बोल पाएंगे उस बात, कुछ कुछ कंसेप्ट हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, ध्यान देगा।
अगर हम इस क्वेश्चन में बोलें कि बताइए हेड आने का मेजॉरिटी क्या है, तो हेड मेजॉरिटी में कहां पे है, यहां, यहां और यहां। तो आप तीनों को जोड़िएगा, 10 + 5 + 1 32, यानी कि 16 बाई कितना, यानी कि 1/2। ऊपर वाले केस में आते हैं एच इन मेजोरिटी। देखिए मेजोरिटी वाले केस में क्या होगा, एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, और नहीं आएगा, यानी कि 5/16। क्या ये हाफ के बराबर आ रहा है, नहीं, बट इस केस में हाफ आया। जानते क्यों आया, जानते क्यों आया, रीजन देखिए, क्योंकि यहां पे ऑड नंबर में था, कहानी ऑड नंबर में था। तो ऑड नंबर में कभी ऐसा होगा कि हेड और टेल बराबर आ जाए, कभी नहीं होगा, या तो हेड ज्यादा आएगा या तो टेल ज्यादा आएगा। तो आधे टाइम हेड मेजोरिटी में होगा और आधे टाइम टेल मेजोरिटी में होगा, ध्यान दीजिए, आधे टाइम हेड मेजोरिटी में होगा और आधे टाइम टेल मेजोरिटी में होगा, इसीलिए इसका आंसर हाफ आया। देखिए यहाँ 3 केस ऐसा है जहां पे हेड मेजोरिटी में, 3 केस ऐसा है जहां पे टेल मेजोरिटी में। इधर भी जोड़िएगा तो 10 5 15 1 16। इसमें इक्वल वाले केस में क्या प्रॉब्लम आया था, इक्वल वाले केस में प्रॉब्लम ये आया था कि भाई यहाँ पे आपका जो हेड है और टेल है बराबर बराबर आ जाना, तो मेजोरिटी तो इसमें है ही नहीं कहीं पर किसी को, तो एक केस हमको छोड़ना पड़ रहा था। अब क्वेश्चन पढ़िए, a coin is tossed 11 times, find probability that each are in majority, half। किसी कॉइन को आप 11 बार फेंक रहे हो, 11 बार में ऐसा एक बार भी नहीं होगा कि टेल या हेड बराबर आ जाए, ठीक है। क्या होगा, यही ना होगा, 11 बार में क्या होगा, 11 में से आपको कितना, 6, 6 5 11 ना, फिर 11 में से 7, फिर 11 में से 8, फिर 11 में से 9, 11 में से 10 और 11 में से 11, ये आएगा ना। अब देखो अगर किसी बच्चा को अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है जो हम बात कर रहे हैं, एंड टू द पावर 11 सॉल्व करना कितना भारी है उसके लिए, भारी है थोड़ा। लेकिन जानते हैं बाइनोमियल में एक और कंसेप्ट है, ठीक है। अब बाइनोमियल मिसिंग है, लेकिन चलिए हम बाइनोमियल वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे दिखा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। तो अभी हमको पता चल गया कि इसका जो रिजल्ट है टू द पावर 10 आएगा। छोड़ दी ना, दिमाग मत लगाइए, ठीक है। अभी देखिए ये दिख रहा है आपको, मतलब सीधा सीधा हम ये कंसेप्ट नहीं लगा रहे आपके लिए, मतलब अगर मेजोरिटी वाला बात हो तो हम ऐसे लिखेंगे जरूर, नहीं समझ आ रहा यहीं पर आंसर डाल दीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ऑफकोर्स ये आंसर तो होना नहीं, ठीक है। लेकिन अगर यही कहानी यहाँ पर 10 कर देता, 10 टाइम्स, तो दिक्कत था। क्या दिक्कत था, कि 5 और 5, 5 बार हेड और 5 बार टेल आने का भी चांस था, तो उस केस में आंसर गड़बड़ाया था। मतलब अगर ऑड नंबर है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, इवन नंबर में क्या था कि थोड़ा सा दिक्कत था। इवन नंबर में एक ऐसा भी टाइम आता है जब हेड और टेल बराबर हो जाता है। पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया ये बात, थोड़ा कोशिश तो हम किए हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया। कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, नहीं, चलिए। हम तो क्लास के शुरू में ही बोल दी थी आपको एक बात कि आज की क्लास में अगर प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा कि आप तो ऑलरेडी नहीं जानते, ठीक है। लेकिन चलिए कुछ सीखिएगा तो जरूर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन करें जो आपके रेंज का हो और आप थोड़ा सोच भी पाए। ऐसे तो शुरू में आपको लगा होगा कॉइन वैन में तो हम लोग महारत हासिल किए हुए, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कर दिया, नहीं। चलिए जब कॉइन पे बात हो रहा है तो एक क्वेश्चन और कॉइन पे हम कर सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि a coin is tossed n times, मतलब इस बार नहीं बताया कि कितना बार करना है, करते रहना ना। तो find probability that each
appear odd number of time, odd number of time. A coin is tossed n times. Find probability that h appear odd number of time. किसी कॉइन को अगर आप n बार फेंक रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका हेड है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम में आए? पॉसिबल है ना? देखो ध्यान से देखोगे, पॉसिबल नहीं है कि मान लीजिए कि एक बार आए हेड। पॉसिबल है कि हो सकता है कि 3 बार आए हेड। पॉसिबल है। अब ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम? पॉसिबल है 5 बार आए। हम नहीं लिख सकते, कब तक जाएगा इन, तो मुझे पता ही नहीं कि कितना बार है, तो टू दी पावर n लिख सकते हैं। एक और कमाल की बात बताएं, ये हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो ऊपर वाले को टू दी पावर n-1 लिख सकते हैं। पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे? तो ये रिजल्ट भी हाफ आ गया। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता है तब तो गया उससे क्वेश्चन उसके हाथ से। हर का बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, ये बेसिक्स है बायनोमियल का। चलिए ठीक है, मान लीजिए अगर आप ये वाला स्टेप नहीं भी कर पाते मान लीजिए, तो ये सब तो आपको समझना जरूरी है कि हम कैसे लिख रहे हैं। एच इन मेजोरिटी या फिर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ये सब तो समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद का लाइन आप जिस दिन बायनोमियल ठीक से सीखिएगा वो कर लीजिएगा। मेरा बोलने का मतलब है कि कम से कम ये लाइन तो आपको क्लियर होना चाहिए, या मेजोरिटी वाला जब कर रहे थे तो वो वाला तो क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि उसके बाद वाला कैलकुलेशन पार्ट आपसे ना हो, तो वो एक अलग मामला है। कैलकुलेशन पार्ट नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है, वो इसलिए दिक्कत नहीं कि आप शायद मैथमेटिक्स से नहीं पढ़े, नहीं जानते, तो बहुत इश्यूज नहीं। लेकिन पहला लाइन आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे लिखा रहा है वो। अगर ये क्लियर हो तो आप खुश रहिए, ये क्लियर नहीं तो बहुत दुखी होने का बात नहीं है। जिस दिन आप बायनोमियल सीखिएगा उसके बाद वाला लाइन लिखा जाएगा। ऐसे हम फिर भी कोशिश किए कि आपको कंसेप्ट दे दें। चलिए आप लोग थोड़ा सा थक गए होंगे, नहीं? इजी क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली। इफ आउट ऑफ 20 consecutive 20 consecutive whole numbers, two are chosen at random, two are chosen at random, two are chosen at random, find the probability, find the probability, find the probability that पहला है that their sum is odd, sum is odd is the first question, and एक और है sum is even। चलिए एक और दे देते हैं सी में। सेलेक्टेड पेयर, आप दो सिलेक्ट करो ना, सेलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम। ठीक है, आसान। इफ आउट ऑफ 20 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, out of 20 consecutive whole numbers, two are chosen at random, find the probability of their sum is odd, sum is even। देखिए 20 में से आपको दो नंबर लेना है। सबसे पहले सैंपल बनाया करिए, ठीक है? सबसे पहले आप सैंपल बनाया करिए। देखिए 20 में से आपको दो लेना है, ओके? If out of 20 consecutive whole numbers, two are chosen at random, find the probability their sum is odd। देखिए कंसेक्यूटिव होल नंबर्स है, होल नंबर तो आप जानते हो, कहीं से भी ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? लगातार बस होना चाहिए। आप 0 से ले लो या 5 से ले लो या 12 से ले लो, जहां से बना, लेकिन लगातार लो 20। तो if out of 20 consecutive whole numbers, two are chosen at random, find the probability that their sum is odd। सम ऑड कैसे होगा पहले वो सोचो। सम कैसे ऑड होता है? जब ऑड और इवन एंड होता है तब होता है।
तो बहुत सिंपल है, अगर पहले वाले का आंसर देना है तो भाई 20 कंसेक्यूटिव होल नंबर में 10 आपके पास क्या होगा, ऑड, और 10 क्या होगा आपके पास, इवन। तो इन 10 में से एक चुन लो और अगले 10 में से एक चुन लो, तो 20C2 इज द राइट आंसर। हो गया, सॉल्व तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में आते हैं, सम इज इवन। सम इवन कब हो, देखिए थोड़ा सोचिए, ये तो फिर आज के क्लास में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सम इज इवन, इसका क्या मतलब हो, सम इवन कब होगा, जब दोनों इवन को जोड़ दो या दोनों ऑड को जोड़ दो। यानी इसका मतलब हुआ कि इस बार 10 नंबर आपको यहां, 10 में से दोनों नंबर यहीं से लेना होगा, या इसलिए ऐड 10 में से दोनों नंबर यहीं से लेना होगा, and this is equal to 20C2. This is the answer, second answer. ट्विन प्राइम आप समझते हैं, ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं, जो लगातार होता है उसको ट्विन प्राइम बोला जाता है, लगातार लगातार नंबर, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि आउट ऑफ 20 कंसेक्यूटिव होल नंबर शुरू से मान लेते हैं, देखिए ट्विन प्राइम ज्यादा होते नहीं है, एक तो 3 और 5 ट्विन प्राइम होगा, 5 और 7 होगा प्राइम, 11 और 13 होगा प्राइम, और 17 और 19 होगा प्राइम। ये हो जाएगा 4/20C2। थर्ड पेयर इज ट्विन प्राइम। थोड़ा ट्विन प्राइम पढ़ लीजिएगा क्या होता है, ट्विन प्राइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर्स कर लेगा, पढ़ लेगा थोड़ा सा, एक लाइन। ये क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो ड्यू टू ट्विन प्राइम ना, बात समझिए। यहाँ इसलिए नहीं बन रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हैं, इसलिए नहीं बन रहा है कि हम ट्विन प्राइम नहीं जानते, बात समझिए। तो ये प्रॉब्लम आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ये है प्रॉब्लम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ऐसे एग्जाम्स को लेकर बहुत सही होता है, एग्जाम्स में ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के अपने कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, खासकर स्कूल्स के एग्जाम्स, ठीक है। मेंस में ये लोग थोड़ा सा इधर उधर आपको घुमाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, लिखिएगा। क्वेश्चन ठीक आ रहा है, पिछले क्लास के कंपेयर में आज का क्वेश्चन सब कैसा है, ठीक है। कुछ बोला करिए, ऐसे बच्चे तो अब जा रहे हैं, उनको लगता है हम पढ़ लिए, तो निकल गए, बोले हम पढ़ लिए, पढ़ाई हो गई मेरी। A dice is rolled 3 times. Is rolled 3 times. Find the probability. ये पहली बार हो रहा है कि हम 11th को प्रोबेबिलिटी इस लेवल पे ले जाके पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ज्यादातर ये सब हम 12th वालों को पढ़ा देते हैं, 11th वाले को नहीं पढ़ाता है। A dice is rolled 3 times. Find the probability of getting a larger number than the previous number is time. पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, each time. A dice is rolled 3 times. Okay. A dice is rolled 3 times. Find the probability of getting a larger number than the previous number each time. एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। A dice is rolled. A dice is rolled 3 times. पहले इसको कर लो, 3 times. Find the probability. Find the probability that all three numbers which appear
आर डिफरेंट। देखिए किसी डाइस को अगर आप 3 बार फेंकोगे तो ऑफ कोर्स जो सैंपल होगा वो होगा 6 टू द पावर क्यूब, यानी कि 260। ऑफ कोर्स यही होगा। A dice is rolled 3 times। सैंपल तो लिखा है कि सैंपल लिखना बहुत आसान होता है, तुरंत लिखा जाता है। A dice is rolled 3 times। Find the probability that all 3 number which appear are different। Find the probability that all 3 number which appear are different। देखिए नंबर आपके पास कौन कौन है वो देखिए तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये मान लीजिए डाई है, डाई है, डाई है, ऐसे फेंकाया 3 डाई आया। तो यानी कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो 6 नंबर है यहाँ पे कोई भी एक नंबर आ सकता है इन 6 में से। अच्छा जो नंबर यहां आ चुका है यहां नहीं आना चाहिए, और जो इन दोनों में दिख रहा है वो यहां नहीं आना चाहिए। क्लियर है? 6 इंटू 5 इंटू 4, मतलब आप ऐसे ही बोल सकते थे कि 6C3, इन 6 में से 3 नंबर को हम चुनेंगे और चुनने के बाद हम उसको अरेंज करेंगे। अब जैसे मान ली 1 2 3 आया तो 2 1 3 भी तो आ सकता था, 3 1 2 भी तो आ सकता था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 नंबर व्हिच अपेयर आर डिफरेंट। ये कहां बोला कि कुछ और होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसे आया तो भी डिफरेंट है, ऐसे आया तो भी डिफरेंट है, ऐसे आया तो भी डिफरेंट है, बोथ आर सेम। इसमें आपको दोनों चीजें एक साथ कर ले रहे हो आप, ठीक है। अब देखो 63 अगर सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 5, ध्यान से देखो, इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, देखो विच इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। आ रहा है? सेम ही बात हुआ, दोनों सेम ही बात है। 130 120। आप ऐसे ही बना सकते हो, 6 में से 3 नंबर चुन लो और जिस भी नंबर को चुने हो 6 में से कोई भी 3 चुने हो उसको आप अरेंज भी तो कर सकते हो अलग अलग जगह पे रख के, है ना। आप चाहो तो 1 3 2 कर लो, आप चाहो तो 2 3 1 कर लो, आप चाहो तो 3 2 1 कर लो। देखो नंबर तो 1 2 ही 3 है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। इज इट क्लियर? पक्का? मतलब हमने 6 डिफरेंट नंबर में से 3 डिफरेंट नंबर चुन लिया और चुने हुए नंबर को हम यहां भरेंगे तो उसको अरेंज, मान लो हमने भर भी दिया, जैसे इस जगह पे 1 रख दिया, इस जगह पे 2 रख दिया, इस जगह पे 3, क्या हम इसको अरेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इससे भी तो यही बात होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे और ऐसे भी, मतलब इस जगह पे मेरे पास 6 ऑप्शन है भरने के, इस जगह पे मेरे पास एक ऑप्शन को छोड़ना होगा क्योंकि यहाँ भर चुके हैं तो 5 ऑप्शन, इस जगह पे 4 ऑप्शन है, मल्टीप्लाई कर दे, तीनों जब भराएगा तभी मेरा काम कंप्लीट होगा। तो 120 तरीके से। अब ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़े, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 120 बाई 216, इज द राइट आंसर। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए, डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, ऑफ कोर्स 6 to the power 3 is a sample, कोई डाउट नहीं है। Find the probability of getting a larger number than the previous number each time। मतलब इस बार find the probability of getting a larger number than the previous number each time, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, यही बोला ना। मतलब कुछ ऐसा बोला 4 3 1 या फिर ऐसा बोला 3 2 1। ध्यान दोगे? अब नोटिस करने वाला क्या बात है, पहले समझोगे। अब नोटिस करने वाला क्या बात, अब अगर तुम 3 2 1 लिए हो तो अगर तुम इसको अरेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, सॉरी, ठीक है। देखो गड़बड़ हो गया, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ये असेंडिंग है तो ये डिसेंडिंग है, लेकिन बाकी में कुछ भी नहीं, बाकी में उथल पुथल है, कुछ है नहीं। कौन, कोई बड़ा कोई छोटा कुछ भी आ जा रहा है, सीक्वेंस में यही दोनों दिख रहा है। बट आपको बोला सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा आपको बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बार आंसर आपको चुने हुए को अरेंज नहीं करना है, ये गलती मत करिएगा। तो इस बार राइट आंसर होगा 63, सिर्फ 3 नंबर चुन लीजिए और चुनने के बाद तो अरेंज करना अपने हाथ में है ना। जैसे हम इन 3 नंबर को चुन लिए, हम 2 चुने, 3 चुने और 5 चुने, तो अरेंज करना तो मेरे हाथ में, कर लिए। अब इसको अरेंजमेंट मत लगा देगा, अब इसको अरेंजमेंट मत लगा देगा। तो बस आपको ये जानना होगा कि हम कितना नंबर चुन सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 चुने तो अब इसको अरेंज मत करिएगा,
बस उसको खाली इस तरह से रख दीजिएगा तो हो गया जो पूछ रहा था। मतलब इसके रिस्पेक्ट में जितना अरेंजमेंट पॉसिबल है वो कुछ नहीं लेना, ओके, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा 63/6 अब क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया। ये क्वेश्चन बोला था डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 नंबर व्हिच अपीयर आर डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट नंबर होना चाहिए तीनों, तो डिफरेंट तो इसमें आप कोई भी पोजीशन में रखो सब डिफरेंट ही है, तो इसलिए यहाँ पे आपको हम लोग चुनने के बाद इसको अरेंज किया, या आप इसको ऐसे लिख दो तो दोनों काम एक बार में हो जाएगा। यही परमुटेशन का मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे आप परमुटेशन लगा रहे थे, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज करना होगा तो अलग से लिखना पड़ता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला कि डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लार्जर नंबर देन द प्रीवियस नंबर इज 10। मतलब आपको 3 नंबर को रोल करना है, सॉरी 3 डाइस को, तो 60 सैंपल होगा, और प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा होना चाहिए जो सबसे बड़ा फिर छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि सिंपल सा बात है कि हम सिर्फ 6 में से 3 नंबर को चुन लेंगे। 63/65 समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं पे भी? चलिए बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग आपको सारे बुक्स में दिखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये तो पक्का है कि स्कूल्स में नहीं दिखने वाले। श्यामली वगैरह हो सकता है टेस्ट वेस्ट में डाल देगा क्वेश्चन, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे इन जनरल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। टू इंटीजर्स आर selected from 1 to 3 12. Find probability that their sum is divisible by 3. टू इंटीजर्स आर selected from 1 to 3 से 12, 1 से 12 में दो इंटीजर सेलेक्ट करना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट their sum is divisible by 3। सम जो है वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। बनेगा? बहुत जल्दी कट गया जी। चल ठीक है, बहुत सिंपल है। टू, सबसे पहले सैंपल पे काम करते हैं हम लोग। टू इंटीजर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 12, दो इंटीजर को आपको सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सैंपल जो आपके पास होगा वो होगा 12C2। ठीक है, और 1 से 12 लिखा हुआ है, इसमें दो इंटीजर आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, चाहे 2 और 10 ले लो, 3 और 15 ले लो, 2 और 3 ले लो, कोई भी ले लो। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 3। वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसका सम जो है, फाइंड प्रोबेबिलिटी देयर सम इज डिविजिबल बाय 3, इसका सम आपको क्या हो, डिविजिबल बाय 3। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया था पता है? ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब पार्टिसिपेट करके बनाया था, अलग अलग ग्रुप का लो। आप देखो 1 से 12 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, पहले वो देख लो। हम इसको 3 ग्रुप में बांटते हैं। एक वो नंबर जो प्योर डिविजिबल है, 3, 6, 9 और 12। इसमें एक वो नंबर लेते हैं जिसका रिमाइंडर आपको 1 बच जाए। ठीक है, जैसे 1 ले लो, 4 ले लो, 7 ले लो, ओके, और
10 ले लो। और एक नंबर वैसा ले लो जिसका रिमाइंडर 2 बचे। देखो तो हो गया, चेक करो। यही है, बोलो। अरे देखो ना, के का 0 वैल्यू रखो तो बनाएगा, के का 0 वैल्यू रखो तो 2 आएगा। के का वैल्यू 1 डालो तो 4 आ जाएगा, के का वैल्यू 2 डालो 7 आएगा। यानी वो ना, ये वो नंबर है जिसका 3 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, और ये वो नंबर है जिसका 2 मिलेगा, इंक्लूडिंग 2 और 1 भी रहता है। दिखाएं आपको के का वैल्यू 0 डाल के देखो। ठीक है, 0 को तो हम किसी का भी मल्टीपल बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो, अगर हम दोनों नंबर यहां से चूज करें तो काम बन जाएगा। हम क्या बोला कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज डिविजिबल बाय 3। इसका सम डिविजिबल बाय 3, मतलब आपको दो नंबर चूज करना है। तो अगर दोनों नंबर हम यहां से चूज कर ले तो उसका सम डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे 3 और 6 ले लो 9, या फिर 3 और 9 ले लो, या 6 और 9 ले लो, या 6 और 12 लो, या 9 और 12 लो। सम करेंगे तो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। यानी कि इन चार में से कोई भी दो नंबर आप चूज कर लो और डिविजिबल बाय 3 मिलेगा। या एक नंबर आप यहां से चूज करो और एक नंबर यहां से चूज करो तो तब भी हो जाएगा। दो ही नंबर चूज करना है, ध्यान रखना है। एक नंबर तुम यहां से चूज कर लो और नहीं हो जाएगा, देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 4 9। यानी कि एक नंबर आप यहां से चूज कर लो और एक नंबर आप यहां से चूज कर लो, तब भी काम बन जाएगा। और कोई चांस नहीं बनता है। अगर आप इन दोनों में से एक एक को चूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। मतलब या तो आप दोनों यहां से चूज कर लो, या तो यहां से। देखो ना, यहाँ पे जोड़ने पे भी 1 और +2 3 हो जा रहा है यहाँ पे। ये तो डिविजल बाय 3 ये है ही, और इन दोनों को जोड़ो 3 हो ही जाएगा। तो मतलब राइट आंसर होगा 4c2 + 4c1 × 4c1 by 12c2। दिस इज आंसर। देखिए कैसे बेसिक्स काम हो रहा है, इजी। कैसा लग रहा है क्लास आपको, ये बताइए। ठीक है क्लास? ठीक है आयुष। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास। मतलब ये सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये फंडामेंटल क्वेश्चन सब है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में दिख जाते हैं इस टाइप के। थोड़ा बहुत कहानी बना के इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। तो ज्यादातर जो हम डिस्कशन के लिए क्वेश्चन लाए हैं आपके पास, वो वैसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम्स में दिखते हैं उस टाइप। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, टू इंटीजर्स x and y are chosen uh, with replacement out of the set 0 1 2 3 10. Then find the probability that फाइव है ना, एक। आप क्वेश्चन पढ़ लो, हम भी बनाते हैं इस पर। क्वेश्चन पढ़ लो आप। ठीक है, टू इंटीजर्स x and y आर चोजन विथ रिप्लेसमेंट। ध्यान देगा, ये पहली बार एक वर्ड यूज हुआ विथ रिप्लेसमेंट। ऐसे ये सब वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं।
विथ रिप्लेसमेंट हम आपको बताएं, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है 1 by 1 मेथड। मतलब इसके बनाने का बस एक मेथड है, एक एक करके बनाइए, या इसको एक और भी बोला था टैबुलर फॉर्म, मतलब उसी हिसाब से सिंगल सिंगल काम करना है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आपको हम समझाए थे, तो जो हम लोग करते हैं वो सब विदाउट रिप्लेसमेंट है, चाहे वो लिखे चाहे नहीं लिखे। तो यहाँ पे होगा 1 by 1 और यूजिंग कॉम्बिनेशन, और हम लोग ज्यादातर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनाते थे, ये मतलब बताया गया आप लोगों को। अब देखिए 2 इंटीजर्स x एंड y आर चूजन विद रिप्लेसमेंट आउट ऑफ द सेट इतना। देखिए 2 इंटीजर, सबसे पहले इसका सैंपल ही हम लोग बात करते हैं, सैंपल कितना होगा, सैंपल क्या होगा। 2 इंटीजर्स x एंड y आर चूजन। देखिए पहला अगर आपको इंटीजर लेना होगा तो आपके पास 11 प्रोसेस है, और 11 में से कोई भी ले सकते हो ना। और अगर दूसरे दूसरे 2 इंटीजर लेना ना, दूसरा लेना है तो फिर क्या होगा, फिर उस इंटीजर को वहां डाल दो। कभी भी अगर तुम 11C2 जैसी लिखोगे वो गलत हो जाएगा। विथ रिप्लेसमेंट में आपका कॉम्बिनेशन नहीं यूज होता है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल यहां पे जो होगा वो होगा 11 इंटू 11 121। इस क्वेश्चन में लोग शुरू में ही गलती कर देते हैं, मतलब समझ में आया क्यों ऐसा लिखा गया। देखिए इसमें क्या घट नहीं रहा ना, आप जैसे आप 11 में से कोई एक नंबर चूज की, आप क्या कर रहे हो, वापस उस नंबर को फिर डाल दे रहे हो। अभी जब तुम दूसरा नंबर चूज कर रहे हो तो सैंपल में तो फिर आपको 11 नंबर पड़ा हुआ है, तो उस 11 में से और 1 by 1 प्रोसेस है, तो पहले के लिए भी 11 और दूसरे वाले के लिए भी 11। और 2 नंबर चूज करना है तो काम कंप्लीट होगा तभी होगा, तो 11 इंटू 11 121, सैंपल आपका 121। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, इवेंट के लिए x माइनस वाई ग्रेटर देन 5। देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग आते हैं x और y के लिए आते हैं। देखिए ऐसा नंबर चुनो जो आपको 5 से ज्यादा हो, जिसका सॉल्यूशन। तो अगर x को हम 6 ले लें और y को 0 ले लें तो काम बन जाएगा। अगर हम x को 7 ले लें और y को हम 0 और 1 ले लें, क्योंकि तो चूज करने में तो ओपन है, सब खुला हुआ है। अगर मान लो x को हम 8 ले लेते हैं तो 0 1 और 2 ले सकते हैं। ये टेबुलर फॉर्म है ना, मतलब आपको पुट करके देखना होगा, उसके लिए डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। अगर x को आप 9 ले लो, यहाँ पे 0 1 2 और 3 ले सकते हो। और अगर x को आप 10 लेते हो, 10 नंबर का, तो 2 नंबर चूज करना, तो पेयरिंग सिस्टम में चीज आया होगा जरूर। तो कितना हो जाएगा, देखो 6 0 होगा, 0 6 भी तो पॉसिबल है। अरे x 0 ले लो और ये 6 ले लो, तो -6 मॉड तो अपना काम करेगा ना। यानी यहां से आपको कितना नंबर मिल रहा है, 2। अब 7 0 पे मिलेगा, 0 7 में मिलेगा, 7 1 पे मिलेगा, 1 7 में मिलेगा। तो 2 दूनी 4, ये 3 है, 3 दूनी 6, ये 4 है तो ये 8, ये 5 है तो ये 10 होगा ना। 10 0 0 10 10 1 1 10 10 2 2 10 10 3 3 10 10 4 4 10। तो 6 4 10 8 2 10 और 10 30। तो कितना होगा, 30/121 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत जगह दिखता है। Two integers x and y are chosen with replacement out of the set इतना, and find the property that इतना। आपको x और y दो इंटीजर है, टू इंटीजर x and y are chosen with replacement out of the set इतना। इस 11 नंबर में से आपको 2 नंबर चूज करना था, गलती से भी 11C2 नहीं लिखना था क्योंकि विद रिप्लेसमेंट था, 1 by 1 जाना था। 11 इंटू 11 आपका सैंपल होता,
और फाइंड द प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा चुना था कि जिसका जो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए था और मॉड लगा हुआ था, तो हमको टेबुलर फॉर्म में जाना था पुट करके, इसलिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था। यही प्रॉब्लम आता है विथ रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में, मेजर प्रॉब्लम यही है। ऐसे जल्दी दिखता नहीं विथ रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक आध क्वेश्चन आपको कराना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट? एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग को जाने का मन होगा तो चल जाइएगा, और एक आध क्वेश्चन और करने का मन होगा तो कर लीजिएगा। आप चलिए क्वेश्चन में, एन ऑर्डिनरी क्यूब हैज 4 blank faces, one face marked 2, another marked 3. Okay. Then find the probability. Find the probability of obtaining. Find the probability of obtaining a total of exactly 12 in 5 throws. चलिए क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ लें। इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्राई करिए, बेटर होगा। सैंपल क्या होगा? पहला पहला क्वेश्चन है सैंपल। सैंपल क्या होगा, कोई बता पाएगा सैंपल के बारे में? कोई नहीं। चलिए पहले आपको, आप इस बार थोड़ा सा आपको लग रहा है कि तो अलग टाइप का क्यूब है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वो हम फेंकें, ठीक है, क्यूब को हम फेंकें, तो डाई को फेंके, डाई है ना एक तरह से, डाई को हम फेंके और ब्लैंक आ गया, तब तो दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6 तो लिखा हुआ नहीं कि आप 6 फेस पढ़िएगा उसको, ठीक है। इस बार तो आपके पास 2 फेस है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जानते हैं इसका सैंपल, आपको अगर एक बार क्यूब को फेंकते तो 6 सैंपल होगा। सैंपल किसको बोलिएगा? जिसके बारे में पता चल पाए उसी को ना बोलिएगा। अब हम आपको समझाते हैं। आप चलिए मान लीजिए एक छोटा सा हम क्यूब बनाते हैं आपके लिए। ओके, अच्छा नहीं बना पाएंगे हम, मान लीजिए हम बनाए आप। अब हम जो बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला है, ये नीचे का बेस दिख रहा है, ये ऊपर का पार्ट दिख रहा है। बोलता है एन ऑर्डिनरी क्यूब हैज 4 ब्लैंक फेसेस, मतलब इसका 4 ब्लैंक फेस है। 1 फेस मार्क 2, मान लीजिए कि एक फेस पर 2 लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, और ये आपका ब्लैंक है, ब्लैंक जो बोले ध्यान देगा। ब्लैंक कहां पे वो उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी रह सकता, कोई उससे दिक्कत नहीं। लेकिन आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरफ वाले फेस में, क्यूब के इस तरफ वाले फेस में, यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है,
और यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है। क्लियर है? क्यूब बना है नहीं ना? लग नहीं रहा क्यूब बना है। और फेस कहाँ गया उसका सब? हाँ वो सामने और पीछे वाला वो छूट गया नहीं। आप समझ रहे ना? एक फेस यहाँ है, एक फेस पीछे है। बहुत भारी है 3D फिगर को 2D पे दिखाना। बट देखिए हम जो बोल रहे हैं यार उस पर ध्यान दीजिएगा। हम फिर से एक फिगर बना रहे हैं और फिर यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। ओके चलो। अच्छा नहीं बना और हमेशा की तरह फिर खराब हुआ है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो देखिए ऊपर वाले में टॉप में 2 है और ये ब्लैंक। चलिए एक और फिगर बनाते हैं। बोले कर क्या रहे हैं? हम बस यही कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बात ठीक से जाके बैठ जाए, बस इतना ही कर रहे हैं। मान लीजिए इस बार जब आप डाई को फेंके तो ऊपर में 3 आया और इस बार ये ब्लैंक आया। अच्छा आप जब आप फेंकें और ये आया और जब आप ये फेंकें ये आया, अब ब्लैंक को पकड़ लीजिए, ये अलग ब्लैंक आया है। या एक और देखिए फिर से हम दिखाते हैं। आप एक बार डाई को फेंके, ओके ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और इस बार क्या आया है, ऊपर में ब्लैंक आया और नीचे में ब्लैंक आ गया और 2 इधर था और 3 ऐसा कुछ इधर आया। मान लीजिए 4 ब्लैंक है ना, 2 इधर आ गया, इधर ब्लैंक हो गया, 3 उधर चला गया, इधर ब्लैंक हो गया। अब पकड़ नहीं लेगा, ये वाला ब्लैंक अलग है। फिजिकली ब्लैंक पकड़ा रहा है कि नहीं पकड़ा रहा है वो बताइए, पहले इसका जवाब दे दीजिए। हम मानते हैं कि इस बार नंबर नहीं लिखा हुआ है, एग्री, लेकिन जो ब्लैंक है वो ब्लैंक पकड़ा रहा है कि नहीं पकड़ा रहा है? पकड़ ले रहा है कि ये अलग ब्लैंक है, वो अलग ब्लैंक है, वो अलग ब्लैंक है। अरे यही तो प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिकल है कहां वो ब्लैंक? इस बार आपका ब्लैंक आइडेंटिकल नहीं है। आप उस ब्लैंक को पकड़ ले रहे हो कि जो इस बार ब्लैंक आया था पिछले बार वाला ब्लैंक से अलग है, क्योंकि तो इस बार वाला ब्लैंक 2 के नीचे वाला आया है, इस बार ब्लैंक 3 के पीछे वाला आया है, इस बार ब्लैंक 2 के पड़ोस दाई दाई तरफ का पड़ोसी आया है। आप तुरंत पकड़ ले रहे हो। पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो ये बताओ? अगर ऐसे एक डाई देके सिर्फ 2 और 3 लिख दें और छोड़ दें ऐसे खेलने के लिए, तो आप पकड़ लोगे, नोटिस कर लोगे कि इस बार कौन सा ब्लैंक आया है ऊपर? दम पकड़ लोगे किसके? 2 और 3 के रेफरेंस में? हाँ या ना? कुछ तो बोलो, सुन रहे हो तो। इतना शांति तो। एक तो बोला हाँ। ठीक है। हाँ हाँ कुछ बोला करो। ठीक है। तुम लोग नहीं बोलते हो तो फिर हमको समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो यानी अगर एक डाई फेंक रहे हो तो इस बार 6 सैंपल है। एक डाई अगर इस बार फेंकोगे तो 6 सैंपल मिलेगा। एक क्यों फेंको 6 सैंपल होगा। सैंपल का मतलब ये होता है कि आप जिसको जज कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। जैसे आप डाई फेंकते हो तो 1 2 3 4 5 6 पकड़ लेते हो, अरे ये तो 5 आया, पिछली बार 4 आया था, इस बार 3 आया। तो सैंपल में इस बार सैंपल होगा 2 3 ब्लैंक 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 ब्लैंक। सामने वाला देखने से पता नहीं चला ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ये क्या भाई? ब्लैंक 4 बार लिखने का क्या मतलब? ब्लैंक तो एक बार लिख दो, लेकिन नहीं, ये चारों ब्लैंक अलग है। फिजिकली ये चारों ब्लैंक पकड़ा रहा है। तो यानी कि इस बार आपका सैंपल 6 ही है एक डाई फेंकने का। और डाई को आप 5 बार फेंक रहे हो, यानी कि सैंपल होगा 6⁵। कभी कभी सैंपल लिखना बहुत दिक्कत वाला काम होता है। था अच्छा क्वेश्चन। मतलब ये सब क्वेश्चन कहीं भी फेंक दीजिए ना, सामने वाला पक्का डूबना ही है। नहीं डूबेगा ये सब क्वेश्चन में, वो गलती करेगा ही करेगा। ठीक है 6⁵। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला काम होता है आपको सैंपल बनाना। एन ऑर्डिनरी क्यूब हैज 4 ब्लैंक फेसेस। देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमको कंपटीशन करना है, इसलिए कि नहीं पढ़ना है, थोड़ा जनरल माइंड भी आपका थोड़ा ठीक करता है। दूसरा ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं भी आता है, पीओ बैंकिंग रेलवे एसएससी लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन आता है हर जगह पे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए बच्चों को। एन ऑर्डिनरी क्यूब हैज 4 ब्लैंक फेसेस।
One face mark 2, another mark 3, then find the probability of obtaining a total of exactly 12. A total of exactly चाहिए आपको 12 in 5 throws. अब ये सोचो कि 5 थ्रो में 12 कैसे कैसे आएगा, इसको मिटाते हैं. 5 थ्रो में मतलब हम 5 डाई को ले रहे हैं और फेंक रहे हैं, तो कैसे कैसे आ सकता है. ऐसे आ सकता है कि पहला डाई 2 दिखा दे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2. ठीक है, 5 ही थ्रो है ना, तो नहीं आया ना, तो हटा देंगे. अब आएगा, देखो तो ये एक तरीका आने का. एक तरीका ये हो सकता है क्या, 2 तो 4 3 7, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ, ब्लैंक बता सकता है, हम फेंके और ब्लैंक आ गया. ठीक है, और तो कोई तरीका नहीं लग रहा है. और कोई तरीका है क्या, मतलब ठीक है, बाकी तो हम लोग घुमा लेंगे इसको तो हम घुमा ही लेंगे. 2 2 2 3 3 आ रहा है, ये तो हम घुमा ही लेंगे. लेकिन मेरे को नहीं लगता कि और कोई तरीका पॉसिबल है आपको लाने का 3 और 2 के हेल्प से. देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि 3 ऑड है, तो 3 जब भी आएगा, 3 ऑड है तो 3 जब भी आएगा वो किस में आएगा, इवन मल्टीपल में आएगा. 6 आ जाए या 12 आ जाए तभी पॉसिबल. 9 आएगा तो फिर 2 को जोड़ेगा तो ऑड आ जाएगा. तो 3 को आपको इवन मल्टीपल में आना पड़ेगा, तो 3 को इवन में आना पड़ेगा, तो एक तो तरीका ये है. एक 4 है, अब तो और पॉसिबल है नहीं. अगर 3 बार 3 आएगा तो फिर 2 रखोगे तो फिर ऑड आ जाएगा. तो मतलब यही 2 तरीका पॉसिबल. अब देखो ध्यान से देखो, लेकिन ये अलग अलग जगह पे नहीं आ सकता है, जरूरी है कि ऐसे ही आए. अरे पहले 3 आ जाए, फिर 2 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, ऐसे बता सकते. 2 2 2 3 ऐसे बता सकता है. मतलब अब आप अरेंजमेंट कर रहे हैं इसका मतलब. तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल, ये 3 है और ये 2 है, रिपीटेड है तो ऐसे लिख दिए. ठीक है, और इसको क्या कर सकते हो, ये ऐसा होगा 1 2 3 4, इसको नहीं छोड़ सकते हम लोग. तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4, अरे ऐसा पॉसिबल 3 3 ब्लैंक 3 3 ऐसे है ना. यानी कि राइट आंसर होगा 5C2. इससे बना दी, 3 और 2 मिलकर 5 आ रहा है, 5C2. मर्जी आपकी, और इसको सॉल्व करो तो 5 ही आएगा. एंड बाई 6 टू द पावर 5 आंसर. पता नहीं समझ में आया आपको क्वेश्चन किस तरह का था. और एक क्वेश्चन कराया जाए क्या, इसका तो मन नहीं करने का. अच्छा इन लोग थक गया है, मैक्सिमम लोग का नो आ गया है. एक आध दो बच्चा यस बोल रहा है. कैसे सीखोगे तुम लोग जी, टाइम हो गया है. अच्छा 10 मिनट ज्यादा हो गया, इससे परेशान है बच्चों. चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगले दिन बात करते हैं इस पे. एक आध क्लास तो हम और लेंगे इसके ऊपर, और फिर हम चैप्टर्स को बदलते हैं. ठीक है, मे बी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूव कर सकते हैं, नहीं तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में भी जा सकते हैं. तो बड़ा टॉपिक है, तो कर देने में ठीक रहेगा. उसके लास्ट हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ते रहेंगे. ठीक है, आप लोग जो जो पढ़ना है उसका एक बार लिस्ट भेज दीजिएगा. तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बस वो लिस्ट भेज दीजिएगा, देख लेंगे एक बार. अकॉर्डिंगली फिर हम लोग प्लान कर लेंगे. अब वैसे नहीं करना होगा, वो भेजिएगा तभी हम देख पाएंगे. ऐसे यहाँ से बोलने से कोई मतलब नहीं. चलिए ठीक है, थैंक यू.